हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखकों में एक प्रमुख नाम है वंदना वाजपेयी। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी गांव के दिन बहुर गए भैया। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पूरे गांव में बस रजनी के भाग जाने की चर्चा थी। एक लड़की ने पूरे गांव की नाक कटा दी। भागी तो भागी, वो भी गैर जात बिरादरी के लड़के के साथ। पूरा गांव ब्राह्मणों का है। मुई को सगरे गांव कोई ना मिला, ब्राह्मण की लड़की ठाकुर के साथ भाग गई। कौन ब्याहेगा अब दो छोटी बहनों को? अपने गांव में तो कभी ना ऐसा देखा ना सुना। शिव शिव शिव। उसके माँ बापू तो दौड़ते दौड़ते ही हलकान हो गए। तब जाके पता चला कि भाग के शादी की है। पढ़ाइन चाची की बहू सरस्वती ने सर का पल्ला नीचे खींचते हुए सास से कहा, अम्मा जरा अपनी लड़कियन पर भी नज़र रखो, येहू तो पढ़ाते हैं वो मोबाइल पर। कोई और समय होता तो अपनी लड़कियों को कुछ कहने पर पढ़ाइन चाची छठी आठे का दूध याद दिला देती बहुरिया को, पर आज खुद ही उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कहा तो अब तो निगाह रखे की पड़ी। ननद सुनंदा ने जब देवकी भौजी की मोबाइल हिस्ट्री से कुछ ऐसा निकाल कर सभी बहुओं की मंडली में दिखा दिया था, देखो क्या देखते हैं भैया भाभी, तो कितना शर्मसार हुई थी वो। सब देवरानियाँ खूब हंसी थीं। का जिज्जी तुम हो। और उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज उनका मौका था ननद के फ़ोन की जांच करने का। एक एक गाना, कॉल डिटेल, मैसेज की पड़ताल हो रही थी। ई देखो, ई सब गाना देखे जाते हैं। फिर पल्ला थोड़ा सरकाते हुए अपनी मांग दिखाते हुए बोली, ई देखो, हमरा तो दिल्ली से कलकत्ता तक का रेड सिग्नल है, तब हो हमरी खिंचाई करती रहीं। अब अम्मा को तुमरी भी सब करतूत बताई हैं। फुलेसरी दादी ने तो अपनी पोती के लिए सीधा सीधा ऐलान कर दिया था, टांगे काट डाले बे अब अगर पढ़ाई की बात करी तो। पुरुषों की पंचायत में भी मुद्दा ऑनलाइन शिक्षा ही थी, जिसकी वजह से लड़कियों के नंबर लड़कों के पास गए और गिटिर पिटिर शुरू हुई। वरना इतनी निगरानी से अलग अलग पाले में पढ़ाई करने जाने वाली लड़कियों में ऐसा कैसे हो सकता है? ना ही ये कोरोना आता, ना ऑनलाइन शिक्षा, ना ही लड़कियों के नंबर लड़कों के पास जाते और ये दुर्घटना होती। सभी लड़कियां जानती थीं कि रजनी और राजा राम का 4 साल पुराना प्रेम चल रहा है। जाति बिरादरी के बाहर घर वाले कभी राजी ना होते। मजबूरन उन दोनों ने फैसला ले लिया। इससे पहले गांव से कोई लड़की भागी नहीं थी। पूरे गांव की इज्जत पर बट्टा लग गया था। अपनी मर्जी की शादी रजनी ने की थी, पर सजा गांव की सब लड़कियों को मिलनी थी। दोषी बनाकर कटघरे में खड़ी की गई ऑनलाइन शिक्षा और मोबाइल। गांव भर की लड़कियों के मोबाइल छीन लिए गए। छानबीन की इस राडार पर आभा का मोबाइल खास तौर पर था, क्योंकि गांव से कॉलेज पढ़ने जाने वाली रजनी, निशा, रूपा, मोहिनी के साथ आभा भी थी। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जिनके मोबाइल नंबर लड़कों के पास जाने की पूरी संभावना थी, वरना भाइयों के साथ कॉलेज गई और लौटी और वहाँ भी निगरानी में रही लड़कियों को ये इश्क मोहब्बत करने का समय कैसे मिल सकता था? बाबूजी ने आंगन में खाट पर बैठकर आभा का मोबाइल मांगा था। मासूम आभा ने बिना कुछ सोचे अपना मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल खोलते ही व्हाट्सएप पर गुड्डू का मैसेज चमक रहा था और बापू की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। एक दो क्या, अनेकों मैसेज थे। हमारी चुनमुनियाँ उदास है का? काहे कि आज क्लास में नहीं दिखी, कैमरा ऑफ कर लिया था का बापू ने कुछ कह दिया का? राम कसम, हमसे ये सब नहीं देखा जाता। मैसेज भेजने का समय रात के 12:30 बजे। बापू का पारा 7वें आसमान पर था और आभा की सजा मुकर्रर हो गई। बेचैनी को अपनी आंखों में समेट आभा अपने कमरे के जिंगले पर खड़ी हो गई। यही एक ऐसी जगह है जहां घर के अंदर की आवाज़ें बाहर की आवाज़ों के साथ जवाबी तान मिलाती हैं, वरना कहीं सिर्फ अंदर की आवाज़ें हैं तो कहीं सिर्फ बाहर की आवाज़ें हैं। अभी भी कितनी आवाज़ें उसके कान में पड़ रही हैं। भाभी के कपड़ा फटकारने की आवाज़, अम्मा की पूड़ी छानने की आवाज़, बाहर खेत से लौटते आपस में बतियाते किसानों की आवाज़, सोलर प्लांट से घर लौटते कामगारों की आवाज़। पर उसके कानों में बस एक ही आवाज़ ठहर रही है, दूर से किसी बच्ची की ज़ोर ज़ोर से पहाड़ रटने की आवाज़। 1 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। उससे अपना बचपन याद आने लगा। दालान पर बाबूजी नीम की संटी लेकर बैठे होते और वो चारों भाई बहन पहाड़ रटने में लगे होते।
छोटा भाई गोरे इस संवेद स्वर में ये सोचकर बोलना टाल देता था कि बाबूजी थोड़ी जान पाएंगे, बस होंठ हिलाता रहता। तभी बाबूजी की जोर की एक संटी पड़ती। ई ससुरा ठिठुलियाओ करत है, पढ़ाई में तुलवा नहीं लागत है। ई नाही कि पढ़े लिखे और बड़ा हुए के कोनो नौकरिया मिल जाए। यह बात समझे में ना आवत है कि खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है। और गोरे जल्दी जल्दी रटने लगता। बाबूजी चाहते थे कि बड़े भैया और गोरे पढ़ लिख के नौकरी करें। गांव में का रखा है, विकास तो जरा भी नहीं है, ऊपर से गांव की राजनीति। नौकरी करेंगे तो 4 पैसे और इज्जत साथ होगी। लड़कियों के लिए उनका अपना सपना नौकरिया दामाद का था। हाँ, थोड़ा पढ़ लिख जाएं इतना काफ़ी है। उनकी अम्मा तो काला आखर भैंस बराबर रहीं। आभा की माँ रामायण बाँच लेती हैं, कागज़ पत्तर पर दस्तखत कर देती हैं। लड़कियां थोड़ा और पढ़ लिख जाएंगी काफ़ी है, करनी तो रोटी पानी ही है। पर उन्हीं दिनों स्लेट पट्टी और अपनी बोरी लेकर गांव की पाठशाला में पढ़ते जाते हुए वो भी सबसे छुपकर एक सपना पालती थी, पढ़ लिख कर नौकरी करने का। सपना उसकी नन्ही हथेलियों को देखते हुए बड़ा था, बहुत बड़ा, क्योंकि गांव में तो प्राइमरी पाठशाला ही थी। बच्चों को उतरी या पूरा जाना पड़ता था आगे पढ़ने के लिए, यानी पूरे 4 किलोमीटर आना और जाना। सुबह तो कैसे भी चले जाओ, पर सांझ घिरते ही लौटने में मुश्किल हो सकती थी। लड़के ही जाते थे पढ़ने, लड़कियां नहीं। ऐसे में भविष्य में बाबूजी को मनाना भी मुश्किल होता। पर सपने पालते समय ये थोड़ी ना देखा जाता है कि उसमें दिक्कतें कितनी आती हैं। ये वो दिन थे जब गांव में सड़क, पानी, बिजली कुछ भी नहीं थी। पास के गांव उतरी और पूरा तक बिजली आ गई थी, पर उसका अपना गांव डुडवा रोशनी से महरूम ही था। सबसे पास के शहर कानपुर से आने वाली रेलगाड़ी भी उतरी स्टेशन तक ही रुकती थी। वहाँ से गांव की धड़कन, सिंचाई के एकमात्र साधन, बम्बा के दोनों ओर बसे गांव तक जाने का साधन, बैलगाड़ी पर हिचकोले खाते हुए जाना या बम्बा किनारे चलते हुए खेतों खेतों पैदल जाना था। गांव की नई बहुएं और मायके से आई हुई बेटियां बैलगाड़ी से ही आती, बाकी तो सब अपने पैरों की 11 नंबर बस का ही सहारा था। गांव आसपास के इलाकों में अपने गेहूं की उन्नत किस्म के लिए जाना जाता। उत्तरी से गांव में घुसते ही बम्बा के किनारे किनारे गेहूं के खेत शुरू हो जाते और शुरू हो जाती थी हवा में गेहूं की पकती बालियों की सौंधी सुनहरी महक। ज़्यादातर खेत बटाई पर उठे थे। सिंचाई और आधी फसल शहर में बैठे खेत के मालिकों की होती। काश्तकार अर्थात बटाई पर खेत लेने वाले किसान को आधी फसल मिलती। शुक्ला चाचा जैसे उदार दिल मालिक कम ही थे जो गेहूं की कटाई और अगली बुवाई के बीच सब्जी भाजी बो लेने की छूट दे देते। उससे थोड़ी राहत हो जाती। बाकी के लिए तो साल में एक बार जब गल्ला मंडी में गल्ला बिकता तभी जो पैसा आ जाता उसी से साल भर चलाना पड़ता। जो बड़े जमींदार थे वो तो नौकरी पर शहरों में रहते थे और खेत बटाई पर उठे रहते। साल छमाहे आते, उनके घर पक्के थे, बाकी मिट्टी लीप पोत कर काम चला लेते। आभा के पिता भी एक मामूली किसान ही थे। कुछ खेत ऊसर अर्थात बंजर थे, वहाँ से तो कोई आशा नहीं थी। बाकी छोटे खेत से जो कुछ मिल जाता उससे साल भर का दाना पानी चलता। वो भी दिन थे जब घर में अभावों का साम्राज्य था, गरीबी का रोना था। उसे अभी भी वो साल याद है जब भयंकर सूखा पड़ा था। बम्बा का पानी जो सिंचाई का एकमात्र सहारा था वो भी सूख गया था। तभी शुरू हुआ था छोटे किसानों का भी शहर की ओर भागने का दौर और गल्ले की खेती करने वाले किसानों ने सूरजमुखी की खेती करना शुरू कर दिया। तब बम्बा के दोनों किनारों पर सूरजमुखी के खेत लहलहाने लगे थे। स्कूल से लौटते समय उसे ये सूरजमुखी देखना बहुत अच्छा लगता था। सूरजमुखी जो सूरज की ओर मुड़ जाता है, जैसे व्यक्ति ज्ञान की ओर। पर ममता मिस समझाती थी कि सूरजमुखी का मुड़ना होता है एक जड़ चेतना के कारण। उसे पता नहीं होता कि क्यों मुड़ रहा है, पर ज्ञान हमें हर बार परिस्थिति को सोचने समझने और मुड़ने हटने या आगे बढ़ने का विवेक देता है। तब कहाँ समझी थी कि लड़कियों के लिए ज्ञान की ओर मुड़ना इतना आसान तो नहीं होता। पूरे घर, गांव, कुनबे, खानदान की इज्जत उन्हें अपने नाजुक कंधों पर ढोनी होती है। 12वीं से ही उसकी मुसीबतें शुरू हो गई थीं जब गुड्डू ने उसे छेड़ना शुरू किया था। गांव के श्यामलाल चाचा का बेटा है गुड्डू। कहाँ श्यामलाल चाचा जिनकी ईमानदारी की कसम खा ली जाए, और कहाँ ये 1 नंबर का आवारा निखट्टू। यूँ तो स्कूल में पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था, पर आता रोज़ था। उम्र में उससे 2 साल बड़ा होगा, पर अभी तक हाई स्कूल में जमा बैठा था।
हालांकि गांव के स्कूल में लड़कियों और लड़कों की पाली अलग थी, पर छुट्टी के समय टकराना हो ही जाता था। फिर वही उसकी सहेली ने बताया था कि उसने उसका नाम रख दिया था चिनमुनिया। पढ़ाई में धसी रहने वाली उसकी आंखें और दुबले पतले नाजुक शरीर को देखकर उसने उसे ये नाम दिया था। इसी नाम से आते जाते या किसी समारोह में दोस्तों से बात करते हुए छेड़ देता था। लाली बुआ के यहाँ कितना मजाक बनाया था उसकी लिपस्टिक का अपने दोस्तों के बीच गप गोष्ठी में। सुनो राजेश्वर, कौनो लिपस्टिक की दुकान जाना तो हमरी चिनमुनिया के लिए एक ठो खरीदे का है। जाने कौन कौन से रंगन का लगावे रहत हैं, जाने खात हैं कि चाट जात हैं, जब देखो तो नई लिपस्टिक मांगत रहत हैं। तो एक बार जुखाम में नाक लाल हो जाने पर खूब मजाक उड़ाया था उसका। अरे ओ राजेश्वर, हमें लागत है हमरी चिनमुनिया को उसकी अम्मा मारी हैं, आज बहुत रोई है। हमरा तो कलेजा बैठा ही जा रहा है। आज तो हमें जाई के पड़ी उनका घर। पर इससे ज़्यादा हरकत उसने करी नहीं थी कभी, और वो भी केवल उसके साथ ही ये करता हो ऐसा भी नहीं था। उसकी तो आदत थी हर लड़की का नाम रखने की और फालतू बकवास करने की। फिर ये उसकी बात नहीं थी। जिन किसानों ने पैसा कौड़ी देखी नहीं थी, अचानक से इतना पैसा पा के उनकी अगली बहुत बौरा गई थी। कई जवान लड़कों ने पढ़ाई लिखाई से तौबा कर शराब की लत लगा ली थी, इसलिए इसे नज़रअंदाजी करती रही। उसे पढ़ना था, नौकरी करनी थी। खाम खाम में पिटाई हो जाती उसकी, फिर शायद और उग्र हो जाता। पर ना बता के भी तो अचानक उसकी जीभ का स्वाद खट्टा हो गया। वो जंगले से उतरी और अलमारी से अपना पुराना सलवार सूट ढूंढने लगी। टीचर्स डे का कार्ड उसके कपड़ों की तहों के नीचे से निकलकर उसके ठीक सामने गिर गया, जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ लिखा हुआ था, शिक्षा अंधेरे से प्रकाश की ओर चलने का नाम है। अब उसकी आंखों से दो आंसू टप से टपक कर कार्ड में प्रकाश शब्द के ऊपर गिर गए। प्रकाश, बिजली, रोशनी, जिसके आते ही गांव के दिन बहुर जाते हैं। पर क्या सबके? गांव के दिन बहुर गए भैया। पिछले 7 सालों से उसने कितनी बार ये शब्द सुना है। तब 12 साल की थी वो। इस दिन बहुरने से सबके अपने अपने सपने जागे थे। बूढ़े बरगद के ठीक सामने के घर में रहने वाले ननकू के दादाजी को आस थी कि अब गांव के अस्पताल में डॉक्टर बैठने लगेगा। अभी तक तो कंपाउंडर ही सबके आला लगा कर दवाई बता देता है। बीमारी जरा भी बढ़ी तो कानपुर अस्पताल ले जाना पड़ता है। कई बार देरी में मरीज की जान पर भी बनाती है। ननकू की दादी तो ऐसे ही चली गई थी। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हुई तो कंपाउंडर ने नाक में डालने वाली दवा देते हुए कहा, ई ले जाओ दादाजी, 2 बूंद दादी की नाक में टपका देना, अंदर की नली खोल देगी तो आराम आ जाएगा। 2 बार तो दवा डालने के बाद आराम रही। तीसरी बार इधर दवा अंदर गई और उधर दादी। कानपुर लेके दौड़े थे फिर भी, पर डॉक्टर ने कहा ओवरडोज हो गई, नली ज़्यादा चौड़ी खुल गई। और लल्लन काका, जिनका घर तलैया के पास है, गांव के बीचों बीच की तलैया, जिसमें पहले कभी कमल के फूल खिलते थे, अब जलकुंभी से भर गई है। सांप के फन के पत्तों वाली जलकुंभी ने पूरी तलैया का पानी छेक लिया है। तलैया का पानी अब गांव के इस्तेमाल का नहीं रहा। इसके नीचे सांप रहते हैं। वैसे सांप, मोर और नेवला इस गांव की पहचान है। यहाँ वहाँ झड़े मोर के पंखों का आसान बीजना बुहारन यहाँ हर घर में मिल जाएगा। सावन में तलैया के आसपास नाचते मोरों की छटा ही अनुपम होती है। इसी तलैया के पास ही है लल्लन कक्का का घर, जिन्हें बहुत दिन बहुरने से एक ही आस है कि उनके इकलौते लड़के राधे लाल भैया को नौकरी मिल जाए, वो भी सरकारी। बूढ़े बरगद के पास रहने वाली बड़े गेट वाली कमलेश्वरी दादी को आस थी कि दिन बहुरने के बाद एक 4 चक्का उनके बड़े से दरवाजे पर भी खड़ी होगी। अभी तक गांव में केवल मुखिया जी के पास ही 4 चक्का गाड़ी है। वो भी कानपुर में रहती है। वहीं मुखिया जी रहते हैं। शुक्ला खानदान के पुराने रईस हैं। बड़े आदमी ही नहीं, बड़े दिल वाले भी हैं। वो जब कभी गांव आते हैं तो बड़ी गाड़ी गांव आती है। माटी की सड़कों पर धूल उड़ाती सरपट भागती जाती और उसके पीछे पीछे भागते जाते गांव भर के बच्चे। कमलेश्वरी दादी का खानदान गांव में बसने वाले शुरू के परिवारों में रहा है। कहते हैं इस परिवार की जड़ें बूढ़े बरगद से भी ज़्यादा पुरानी हैं। शायद इसीलिए कमलेश्वरी दादी की गांव में बहुत इज्जत थी। कमलेश्वरी दादी जानती थीं, पर सोचती 4 चक्का होती तो। गांव के कभी जमींदार रह चुके पांडे कुनबे के गांव में बच्चे एकमात्र वारिस मुनव्वा भैया को आस थी कि उनके खानदानी मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए।
पुरखों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में दादा परदादा के समय बहुत रौनक रहती थी। मंदिर के कुएं से गांव भर की औरतें पानी भरने आती। पूरे गांव में उतना मीठा पानी किसी और कुएं का नहीं था। शाम को संध्या वंदन के बाद नीम के पेड़ों के नीचे चौपाल जमती। तरह तरह के किस्से कहानियाँ होते। ढोलक की थाप पर लोकगीतों की फुहार जेठ की शामों को शीतल कर देती। वर्षा घाम सहते सहते कब मंदिर की छत गिरी, कब मूर्तियां मुख्य स्थान से हटकर कोने में स्थानांतरित कर दी गईं, मंदिर के आगे उजड़े बाग से कब लोगों की बैठकी ने कोई और स्थान खोज लिया, ये तो उसे याद नहीं। याद है तो बस इतना कि उसने बहुत कोशिश की, पर खानदानी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किसी ने पैसा कौड़ी खर्च नहीं करी। वारिस सब गांव छोड़कर कानपुर, दिल्ली, मुंबई में बस गए। उसने कानपुर दिल्ली तक की दौड़ भी लगाई, पर ऊंची नौकरी ओहदे वाले होने के बावजूद किसी ने साझे के इस मंदिर के लिए टेंट ढीली कर एक दमड़ी भी ना निकाली। मंदिर उनके नाम होता तो शायद कुछ, पर साझे की खेती में कौन पैसा खर्च करे। एक बार उसने मंदिर के आगे की ज़मीन साफ कर आम के पेड़ लगाए थे। जब फलने लगे तो सब दौड़े चले आए थे हिस्सा बिटाई करने। मेहनत उसकी, सिंचाई उसकी, पर मजाल है कि आम एक भी ज़्यादा खा सका हो। मंदिर में भी सबको डर भी था कि रहेगा तो यही, ना जाने कब कब्जा कर ले। मार्के की ज़मीन है, पर उसका एक ही अरमान था कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए। उसके पिता इसी आस को लिए लिए भगवान के घर चले गए। अब उसका यही सपना है। खुद के पास पैसा कौड़ी होती तो काहे दिल्ली कानपुर की दौड़ लगाता। इस तरह से दिन बहुरने की सबकी अपनी अपनी आस थी। आभा को भी आस थी। उसकी आस सबसे अलग थी, सबसे जुदा। उसकी आस थी कि गांव में इंटर कॉलेज खुले, बाहर गांव ना जाना पड़े पढ़ने के लिए। कई साल पहले तक तो प्राइमरी तक पाठशाला थी जिसमें गांव के बच्चे खाना पूरी करने जाते। लड़कियां तो ना के बराबर ही जाती। गांव की सोच भी यही थी कि पढ़ के करना ही क्या है, पढ़ लिख कर भी तो करना तो चूल्हा चौका ही है। समय बदला और 8वीं तक का सरकारी स्कूल बना। सावन शुरू होते बीटीसी द्वारा चयनित शिक्षक और शिक्षक मित्र आते और घर घर जाकर दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर देते। फिर तो जब मर्जी हुई आए, नहीं आए, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तीसरी कक्षा में थी तो वो जब ममता मिस स्कूल में आई। ममता मिस अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थीं। एक बच्चा भी क्यों ना आए, पूरी मेहनत से पढ़ाती। पढ़ने में आभा शुरू से अच्छी थी, पर जुनून की हद तक अलख ममता मिस ने ही जगाई। तभी से आज तक ममता मिस से उसका रिश्ता गहरा दर गहरा होता गया। उन्होंने उसे बताया था मैत्रेयी गार्गी से लेकर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स तक का इतिहास। और वो सच्ची मिस कहकर मुंह बाकर सुनती। ममता मिस उसके सर पर मीठी सी चपत लगाते हुए कहती, पढ़ोगी लिखोगी तो तुम भी सब कर सकती हो। तब से दिन बहुरने का अर्थ उसके लिए लड़कियों के लिए खुलने वाला उच्च माध्यमिक स्कूल था। एक बार 12वीं पास कर ले, फिर डिग्री कॉलेज के लिए पिताजी को मना ही लेगी। छोटी सी हथेली में छोटे से सपने थे उसके, और उनको पूरा करने का दिल से किया हुआ वादा। एक दिन सच में वो दिन आया जब गांव के दिन बहुरना शुरू हुए। उस दिन से पहले कानपुर देहात की तहसील बिलौर के डुडवा जामोली का नाम विश्व तो क्या, उत्तर प्रदेश के मानचित्र की राडार में दूर दूर तक कहीं नहीं था। पर उस दिन ये खबर आग की तरह फैली जब एनटीपीसी के अधिकारी गांव आए और ज़मीन की नापजोख शुरू हुई। गांव के रमई काका हाँफते नापते भोरे भोर उसके घर के बाहर आकर उसके पिता को आवाज़ देने लगे, महेसर ओ महेसर, देखो तो हमारे गांव की ज़मीन नापी जा रही है, सरकारी आदमी आए हैं, चलो देखो चल के। और बाबूजी रोटी हाथ में लिए ही चल पड़े थे। वो भी पीछे पीछे भागी थी। गांव के बाहर ऊसर वाले इलाके में सारा गांव इकट्ठा हो गया था। का भैया का होए वाला है यहाँ? राजेंद्र चाचा ने पूछा। ये ज़मीन सरकार लेगी, सरकारी आदमी ने ज़ोर से कहा। सरकार लेगी? इसका क्या मतलब है? ऐसे कैसे हमारी ज़मीन सरकार ले लेगी? का दोबारा चकबंदी होवे का है क्या? बाबूजी ने पूछा। पिछली चकबंदी में उपजाऊ ज़मीन का हिस्सा गंवाने का दर्द अभी भी उनके कलेजे में टीस की तरह गड़ता था। नहीं, चकबंदी नहीं, इस ज़मीन पर बिजली का कारखाना बनेगा। गांव के ही नहीं, पूरे देश प्रदेश को बिजली मिलेगी, सरकारी आदमी ने समझाया। पूरे प्रदेश को बिजली देने की खातिर हमई का गांव काहे चुना?
ई तो सोना माटी है, हम सबका पेट पालित है, ई चली जाइए तो हम सब का करिए, का खाइए? राजेंद्र चाचा ने जोर से पूछा। देखिए, ये सरकारी काम है, हम कुछ नहीं कर सकते। 600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा, बहुत बड़ा प्लांट बनेगा, आप सबको सरकार उचित मुआवजा देगी, सरकारी आदमी ने कहा। उनके जाने के बाद गांव में चकचक शुरू हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। बिजली बनेगी, पर हमका तो खेती किसानी ही आवत है, मुआवजा भी कितने दिन चली है, खाए के डकार ले में सब, फिर का होए? हमरी मौसी के ननद के गांव में प्लांट लागा है, कोयला धुआं से जौन खेत कब्जा में नहीं आवे वहू बर्बाद हो गए रहे। पर सुने हैं कि यह तो सूरज देवता की रोशनी से बिजली बनाई है। वो सब छोड़ो, सबसे ज़रूरी तो देखे का है कि मुआवजा मिली तो कितना मिली। कुछ किसान विरोध कर रहे थे, पर ज़्यादातर मुआवजे के बारे में तसल्ली कर लेना चाहते थे। बिजली का कारखाना एक आश्वासन था विकास का, तो मुआवजा एक स्वप्न था बेहतर भविष्य का। वैसे भी कानपुर शहर से सटा गांव होने के कारण ज़्यादातर खेत मालिक शहरों में बैठे थे। वो सब जानते थे सरकारी काम है, रोड हो, रेलवे लाइन हो या कुछ और, जिनके खेत आ जाते हैं उन्हें देने ही पड़ते हैं। अब सारा खेल मुआवजे का है। शुक्ला चाचा ने आकर सबको समझा दिया था। अगर कोई अपना खेत नहीं देगा तो सरकार के पास इतने इंजीनियर हैं कि वो उस खेत को छोड़कर अपने डिज़ाइन में तब्दीली कर लेंगे। अब खेत तक जाने की मुश्किल किसान को आएगी, पर गांव के बाहर खेतों में काम करने वाले मजदूरों की चिंता अलग थी। खेत मालिक को तो पैसा मिल जाएगा, पर उनका क्या होगा? गांव की चौपालों में छोटे मंदिर और पाठशाला या फिर फुलवा दादी के घर लगने वाली औरतों की जमघट, हर तरफ एक ही मुद्दा रहता कि मुआवजा मिलेगा तो कितना। पंचायत बैठी और तय किया गया कि सर्किल रेट का 4 गुना पैसा, एक लड़के को नौकरी और ज़िंदगी भर की पेंशन की मांग की जाए, तभी गांव के दिन बहुर सकते हैं। शुक्ला चाचा ने एक मांग और जोड़ दी थी कि खेत में काम करने वाले जो लोग बेरोजगार होंगे उन्हें प्लांट में नौकरी मिले। इधर किसानों ने अपनी मांग सरकार के आगे रखी, उधर हर घर में झगड़ा होने लगा। सरकारी नौकरी किस लड़के को मिले? उसके घर में भी तो गोरे और बड़े भैया में उस दिन बहुत ही हाथापाई हुई। बड़े भैया का कहना था कि नौकरी उन्हें ही मिलनी चाहिए क्योंकि वो घर के बड़े हैं, और छोटे इस बात को नकार कर खुद के नौकरी की मांग कर रहा था। बाबूजी जिसके पक्ष में बोलते, दूसरा उनके सर चढ़ाता। अंत में यही तय हुआ कि पहले सरकारी फैसला तो आ जाए। किसानों की मांग और सरकार के बीच फैसला होने में समय लग गया। आखिरकार सर्किल रेट पर नहीं, बाजार मूल्य पर 4 गुना पर बात तय हुई। बाकी किसानों के पुनर्वास के लिए 1.5-2 लाख रुपए मिलना तय हुआ। कई घरों ने यह फैसला महज इसलिए स्वीकारा कि चलो घर के लड़कों में झगड़ा तो नहीं होगा। अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। कागजों के सत्यापन के बाद मुआवजा मिलना शुरू हुआ। किसी को 20 लाख, किसी को 50, किसी की उपजाऊ ज़मीन गई तो किसी की ऊसर वाली ज़मीन। बाप दादों की ज़मीन थी। नया कानून से बेटियों का हक भी था, पर ज़्यादातर बेटियों ने अपनी इच्छा से अपना हक भाइयों को दे दिया। कुछ को समझा बुझा दिया गया। आभा तो छोटी ही थी, उसने भी हस्ताक्षर कर दिए थे बाबूजी के कहने पर, ताकि आगे कोई दिक्कत भाइयों को ना आए। वो दिन था कि गांव के दिन बहुरने शुरू हो गए। सोलर पावर प्लांट बनने के साथ साथ गांव में विकास आने लगा। सड़क बनी, बिजली आई, बाजार में रौनक आई, कुओं की जगह बोरिंग शुरू हुई, घर घर संडास बने। कई घरों में दोपहिया गाड़ी आई तो कई घरों के आगे 4 चक्का खड़ी हुई। हर हाथ में नया महंगा मोबाइल आया। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और कच्चे घरों की जगह तिमंजिले तन गए। शुक्ला चाचा के प्रयासों से पहले 10वीं तक माध्यमिक सरकारी स्कूल भी बना, फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी। आभा के पढ़ने का सपना साकार होने लगा और वो एक के बाद एक कक्षा की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 12वीं पास कर गई। आभा गांव की पहली ऐसी विद्यार्थी बनी जिसके 12वीं में 90% से अधिक अंक आए। पूरे गांव में उसकी तारीफ थी। बाबूजी ने भी खुशी खुशी कानपुर से कॉलेज की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। बड़े भैया भी उसे कॉलेज में पढ़ रहे थे। निगरानी की कोई चिंता बाबूजी को नहीं थी। आभा का निश्चय था कि ग्रेजुएशन के बाद उसे बैंक में अफसर बनना है। अपने पैरों पर खड़े होकर अपना आसमान पा लेने का उसका सपना बस मुट्ठी भर दूर ही था। आभा ने कानपुर के कॉलेज में 1 साल भी नहीं बीत पाया था कि चीन और यूरोप में तबाही मचाने वाले कोरोना ने भारत में दस्तक दी। लॉकडाउन लगते ही गांव में भी भय का माहौल बनने लगा।
मोदी जी के भाषण के बाद घर घर चर्चा आम थी कि विदेश से कोई बीमारी आई है, हवा में फैली है, एक दूसरे के घर नहीं जाना है, बोलना बतियाना नहीं है। पर इसका गांव के रहन सहन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो रजनी के भागकर शादी कर लेने से, और इसकी दोषी करार दी गई ऑनलाइन शिक्षा, जिसकी वजह से लड़कियों के नंबर लड़कों के पास गए और ये प्रेम के सब कांड शुरू हो गए। आभा ने भी तो गुड्डू को अपना नंबर नहीं दिया था, वो तो कॉलेज में भी नहीं पढ़ता था, पर उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले अपने दोस्त रामधन से उसका नंबर ले लिया था। रामधन के पास भी तो नंबर तो ऑनलाइन क्लास से ही पहुंचा था। नंबर पाते गुड्डू की बदतमीज़ियाँ जो कभी कभी आते जाते ही होती थीं, अब फ़ोन पर मैसेज के रूप में होती। एक नहीं ढेरों मैसेज, कुछ लिखित मैसेज और कुछ चिनमुनिया के नाम से बनाए गए उसके टिकटॉक वीडियोस, जो टिकटॉक के बैन होने पर यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दिए गए थे। ना जाने कितनी लड़कियों को वो ऐसे मैसेज करता था। कभी कॉल भी करता, ना वो कभी कॉल रिसीव करती, ना कभी मैसेज देखती, बस नज़रअंदाज कर देती। पर आज दोषी वो मानी गई, गुड्डू नहीं। आभा की सज़ा मुकर्रर हो गई। गुड्डू के मैसेज देखते ही बाबूजी ने निर्णय ले लिया था तो ये सब चलत रहे मोबाइल में पढ़ाई के नाम पर। अब नहीं करानी पढ़ाई वढ़ाई, बस जल्दी से नीक लड़का देखकर ब्याह कर दिया जाए। आभा ने रो रोकर कितनी दलीलें दी। बाबूजी देखो, हमने तो कोई भी जवाब नहीं दिया है, वो तो ऐसी लफंगाई करता है, हम तो देखते भी नहीं मैसेज। हाँ, इस फालतू बकवास करने से ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। फिर हमारी पढ़ाई काहे रोक रहे हैं? इसमें हमारी क्या गलती? बाबूजी, इसमें हमारी क्या गलती है? पर हफ्ते भर के अंदर बाबूजी ने उसकी शादी चौबेपुर गांव के माधव के साथ तय कर दी। पुरानी जान पहचान थी, अब इतनी जल्दी और कोई घर कैसे मिलता? ब्याह तो करना ही था, आखिर घर की इज्जत का सवाल था, नाक थोड़ी कटानी थी। 7 दिन बाद तिलक चढ़ना था और 10वें दिन शादी। अब कोरोना काल में ज़्यादा लोगों का जुटाव तो होना नहीं था, तो गांव वालों के आसरे निपट ही जाएगा का भाव था। माँ बाबूजी के लिए खुशी की बात थी, कोई बात बिगड़े उससे पहले इज्जत से अपनी बेटी विदा कर दें। कम से कम रजनी जैसी मुंह पर कालिक पोत कर तो न भाग जाए। माधव 12वीं तक पढ़ा है, इसी सोलर प्लांट में नौकरी करता है, खाता पीता परिवार है, और क्या चाहिए एक लड़की को खुश रहने के लिए। 2 दिन पहले माधव अपने परिवार के साथ उसे देखने आया था और उसकी अम्मा ने साफ कह दिया था, देखो पढ़ाई लिखाई जितनी कर ली है उतनी बहुत है, हमारे घर बहुओं की कमाई खाने का रिवाज नहीं है। वैसे भी आजकल लड़कियों के दिमाग पढ़ लिख के बहुत ख़राब हो गए हैं। 2 पैसे का कमान लागत है, सोचत है पूरा परिवार ही खरीद लिया। जमीन जायदाद तो ससुराल की चाहत है, पर ई 2 कौड़ी के पाछे हुक्म अपना बजावा चाहत हैं, मूड अर्थात सर भी ना ही ढकना चाहत हैं। माधव ने भी बातों बातों में कह ही दिया, हमरे घरे हमरी अम्मा का ही हुक्म चलिए, पूरा परिवार लेके चली हैं अब तक, उनका भी तो सेवा टहल मिली की चाहिए। कहना चाहती थी कि पढ़ने लिखने और नौकरी करने का ये अर्थ नहीं कि लड़कियां घर तोड़ देंगी। कह तो तब भी कुछ नहीं पाई जब दान दहेज तय किया जा रहा था, जहाँ उसकी शिक्षा और सपने का कोई मोल नहीं था। तभी अम्मा ने बाहर से कुंडी खड़काई। आभा, दरवाज़ा खोलो, देखो कौन आया है मिलने खातिर। आभा ने विचारों की दुनिया से निकलकर वर्तमान में प्रवेश किया। नम आंखों को पोंछकर होंठों पर नकली हंसी चिपकाई और दरवाज़ा खोला। सामने मिस ममता खड़ी थी। आभा, सुना तुम्हारा ब्याह हो रहा है, कहती हुई मिस ममता अंदर आ गई। बीते कई दिनों में पहली बार उसने शब्दों में ऐसा प्रेम सुना था। गले लगकर फपक पड़ी। मिस, पढ़ाई छूट रही है मेरी, आप ही ने राह दिखाई थी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की, पर कॉलेज भी पूरा नहीं होगा, इंटर ही पास रह जाएंगे मिस हम। नाक तक घूंघट और चूल्हा चक्की के धुएं में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है 12वीं में टॉप किए कि फेल हो गए, सब मेहनत बर्बाद। मिस ममता चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मिस, क्या बहुर गए गांव के दिन? बिजली आ गई, सड़क बन गई, घर बन गए, स्कूल कॉलेज भी बन गए, पर लड़की तो अभी भी नाक ही रही ना घर की। घर की इज्जत जिसे बचाना ज़रूरी है। गुड्डू ने गलती की पर सज़ा हमको मिली, उसकी बात तो बाहर भी नहीं आने देंगे, वरना लोग कहेंगे कि कुछ तो बात थी जो जल्दी ब्याह कर दिया। हमारे सब सपने जल गए मिस, इन सपनों की राख पर गृहस्थी बसानी है। भरी मांग और कलाई भर चूड़ियाँ देखकर लोग कह देंगे सब सही है। बस इतना सुनने की खातिर। किसान कभी कच्ची फसल नहीं काटता, पर बेटियां तो फसल से भी गई गुजरी हैं। जब चाहे काट दो,
जहाँ चाहे बो दो, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इतने दिनों का भरा मन अपने को संभाल नहीं पा रहा था। वो इसलिए आभा, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, सुविधाओं में विकास ज़रूरी नहीं कि सोच में भी विकास लेकर आए। सोच में विकास की लड़ाई लंबी होती है, कठिन होती है, फिर भी किसी न किसी आभा को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना होता है। पर बाबूजी की इज्जत? आभा हिचकिचाई। देखा, तुम भी तो शब्दों के उस फेर में पड़ी हो जिसमें तुम्हारे बाबूजी हैं। तुम चाहती हो पहल बाबूजी से हो, पर तुमसे क्यों नहीं? ये तुम्हारी लड़ाई है, कमान संभालो या सारी जिंदगी बाबूजी को कोसते हुए काट लो। ममता जी ने आभा की आंखों में झांकते हुए कहा। मैं, मुझसे मतलब मुझे क्या करना होगा? आभा की आंखों में आशा की चमक आई। तुम्हारे सपनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ आभा, इसलिए मैंने शुक्ला जी से बात करी है। उनका कहना है किसी तरह आभा मदद मांगने उनके घर आ जाए, फिर वो संभाल लेंगे। आभा बालिग है, उसकी मर्जी के बिना उस पर शादी का दबाव नहीं डाला जा सकता। अगर वो यहाँ आए तो तुम्हारे बाबूजी इनकार कर देंगे और उनके सामने तुम भी मुकर जाओगी। अधिकतर लड़कियाँ मुकर जाती हैं, ऐसे में सारी फजीहत उनकी हो जाएगी। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पर कैसे? आभा ने पूछा। किसी सहेली से मिलने का बहाना बनाकर निकलो। मेरे पति गाड़ी लेकर पहले सोलर पैनल के पास खड़े हैं, मैं भी आगे से साथ बैठ जाऊंगी। 45 मिनट में शुक्ला जी के घर पहुंच जाएंगे, फिर वो संभाल लेंगे, मिस मीता ने कहा। 2 घंटे बाद बाबूजी के पास शुक्ला जी का फ़ोन आया। काहे महेश्वर, बिटिया की मर्जी के बिना उसका ब्याह कर रहे हो? मर्जी के बिना काहे को, उसकी भी राजी खुशी है, लड़का देखा है उसने भी। फिर ऊपर वाले की कृपा से खाता पीता घर मिल गया है, पराई अमानत है, सौंपे का है। बाबूजी ने सच्चाई से बेखबर होकर कहा। पर तुम्हारी बिटिया तो हमरे ढिंग बैठी है, कही है जबरदस्ती ब्याह करा रहे हैं बाबूजी। कहा है कि बालिग है बिटिया, थाना कचहरी में रिपोर्ट कर दी तो का करियो? ऊकी ई मजाल? बाबूजी की आवाज़ में क्रोध था। थोड़ी देर दोनों तरफ से बातों का दौर चलता रहा। अंत में शुक्ला चाचा जोर देकर बोले, हमहू बिटिया के साथ हैं, रिपोर्ट लिखाइबे, हमहू साथ जाइबे। सोचो महेश्वर, पढ़न की खातिर ब्याह नहीं चाहता है, कैसन बाप हो तुम? बिटिया आपन पैर खड़ी हो जाई तो गाँवों का नाम भी ऊंचा हुई और तुमरा भी। कौनो है उसके बराबर की होशियार लड़की गाँव माँ? अब की बार बाबूजी चुप ही रहे। 2 घंटे बाद फिर से आभा शुक्ला चाचा चाची के साथ वापस गांव में घर में थी। बाबूजी से देर तक बातें होती रहीं। माधव के माता पिता को फ़ोन करके कह दिया गया कि हमारी बिटिया तो आगे पढ़ेगी, फिर तो उधर से भी ना हो गई। अगली सुबह कई दिन बाद आभा ने गूगल मीट पर अपनी मीटिंग आईडी डालकर फिर से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करी। आभा के चेहरे पर मुस्कान थिरक रही थी। आभा गांव की पहली लड़की ऐसी थी जो पढ़ाई के लिए घर से भागी थी। आभा के साथ साथ गांव की लड़कियों को भी मोबाइल वापस मिल गए, उनकी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। गांव में फिर चर्चे थे। अरे भैया, बिटिया बिटारू जितना कहें उतना पढ़ा दे, वरना अब तो पढ़ाई की खातिर भागे लागी हैं। गांव के दिन एक बार फिर बहुरे थे। अभी आप सुन रहे थे तकनीकी विकास के साथ साथ सोच में भी बदलाव, हालांकि धीरे धीरे ही आ रहा है, कि एक बेहद ही सार्थक और यथार्थपूर्ण कहानी, गांव के दिन बहुर गए भैया। कहानी लिखी थी वंदना वाजपेयी जी ने। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।